कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पठन पाठन भी कर रहे होंगे। नहीं, एग्जामिनेशन सर पर हैं, इसलिए तन्मयता से पढ़ाई करें। आइए आज हम लोग पढ़ते पढ़ते मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर 12 में, मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर 2 एंड एनसीईआरटी पार्ट 2 चैप्टर 12 में हम लोग एटम्स को पढ़ते पढ़ते आज 05 पर आ गए हैं और ये बगल में देख रहे हैं लिखा। बड़ा खुशी होती होगी नहीं? एटम्स में आज क्या होने वाले हैं लास्ट। तो चलिए 04 में एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी, मैं वहां पर सुधारना चाहता हूं। यहां पर देखिए डेल ई बराबर सबसे लास्ट में 04 के सबसे लास्ट में डेल ई इक्वल टू इतना तो लिखे होंगे और लास्ट में जो डेल ई का वैल्यू दिए होंगे ऐसे करके, तो -13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर लिखे होंगे, जो ये माइनस नहीं, बस यही मिस्टेक हुई थी। ठीक, और बाद में ये भी कहे थे कि इसकी हमें अगले लेक्चर में आवश्यकता पड़ने वाली। तो यहां पर जो माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इस माइनस चिन्ह को आप क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। क्योंकि यहां पर माइनस नहीं है तो यहां पर भी माइनस नहीं होगी। ई नॉट का वैल्यू में भी माइनस नहीं लिए थे। क्लियर? ये माइनस इधर कैलकुलेशन में आकर के अपना क्रियाक्रम कर चुका है। तो आइए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किसको प्रारंभ करेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जानने से पहले, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जानने से पहले एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। नहीं, उसको आप नोट में लिखिएगा। सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सिंपल कैलकुलेशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? पहले सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, वहीं से उठाएंगे। पिछले रोज भी बताया था आपको, पिछले लेक्चर में डेल इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर? n2 का स्क्वायर। आइए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बगल में हम ई नॉट का वैल्यू भी रखें। आप लेक्चर 04 में देखेंगे तो इस स्टेप से थोड़ा ऊपर जहां ई नॉट माने थे वहां ई नॉट का वैल्यू ये आया, तो हम इस वैल्यू को लिख लें ई नॉट की जगह पर। तो डेल ई इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू बोलिए 1/2 k स्क्वायर e4 m4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इनटू z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक, यहां से देखिए इस 2 से इस 4 को हम मार सकते हैं। मार दिए, ये मर गया। तो डेल ई इक्वल टू क्या निकल गया अपने को? k स्क्वायर e4 m 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, बगल में z स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये सिंपल कैलकुलेशन इसलिए करके रख लेते हैं कि आगे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे इसी कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। अब बार बार कौन कैलकुलेट करेंगे? जब बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, इससे पहले कि बेहतर है कि इसको पहले क्या कर लिया जाए? कैलकुलेट कर लिया जाए। ठीक, अब आइए, ये तो एनर्जी है ना, तो एनर्जी बराबर हम लोग क्या जानते हैं? एनर्जी बराबर हम लोग क्या जानते हैं? तो एनर्जी बराबर ई बराबर देखे होंगे फ्रॉम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स के क्वांटम थ्योरी से चलते हैं। तो ई बराबर हम लोग लिए थे hc/λ, तो डेल ई बराबर भी लेंगे hc/λ। इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं, देखते हैं। तो hc/λ इक्वल टू k स्क्वायर e4 m 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर? यहां से हम 1/λ निकालना चाहते हैं। 1/λ यदि हम निकालना चाहें तो इस hc को इधर भेज देंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर e4 m 2 पाई स्क्वायर बाय h के क्यूब हो जाना है ना, h क्यूब इंटू c, h क्यूब इंटू c जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। देख लिए, इनको आप फटाक से नोट कर लीजिए। इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं और कुछ नहीं किए हैं। पिछला कैलकुलेशन 04 में जब हम लोग कैलकुलेट किए थे, उसी कैलकुलेशन को एक सिंपल कैलकुलेशन देकर के हम लोग नाम देकर के इसको कैलकुलेट करके रख लेते हैं, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें काम आने वाला है। फटाक से नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। यहाँ पर भी m1 हो गया था, इसको m2 कर लिए होंगे। चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ करना नहीं, अभी कुछ करना नहीं है। ये सिंपल कैलकुलेशन है। क्या है? सिंपल कैलकुलेशन। इसकी उपयोगिता बताएंगे आगे, क्या जरूरत है ए की, इनकी क्या अहमियत है। बड़े जिद्दी किसी ना। चलिए देखिए क्या कहता है 1/λ। अब यहां पर देखिए 1/λ को 1/λ इक्वल टू, जरा देखो यहां पर गौर करेंगे जरा, k कांस्टेंट
E कांस्टेंट, M कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, H पाई कांस्टेंट, H कांस्टेंट, C कांस्टेंट। और सबका वैल्यू जानते हैं, सबका बार बार लिख चुके हैं। तो सबका जब वैल्यू जानते हैं तो इस कांस्टेंट को हम कह लेते हैं RH। क्या कह लेते हैं? RH। बगल में क्या रह गया? जेड स्क्वायर इनटू 1 बाय n1 का स्क्वायर और माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। क्लियर? n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब ये अपना ये RH है क्या? नहीं, RH बराबर तो k स्क्वायर e के पावर 4 m 2 पाई स्क्वायर बटा h क्यूब इंटू c। RH बराबर ये। जब यहाँ पर हम k का वैल्यू रखेंगे, k बराबर e बराबर m बराबर पाई बराबर h बराबर और c बराबर, सबका जब हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू लिख ही दे रहे हैं, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये सब लिखने से बार बार लिखने से नहीं याद होता है। अच्छा याद होगा तो हो गया। m बराबर इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। पाई का मान 22/7 हुई। h का मान 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। c का मान 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जब इन सब का वैल्यू आप रख करके कैलकुलेट करेंगे RH को, तो ये RH का वैल्यू आना है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर है। क्या आना है? अब बताएंगे क्या? प्रति मीटर। ये RH का वैल्यू आना है प्रति मीटर। इसको कहते क्या है? इतना तो पढ़ लिया, लेकिन RH को कहते क्या है? तो इसी RH का नाम होता है रीडबर्ग कांस्टेंट। इसी RH का रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग कांस्टेंट। ठीक, इसी RH का नाम है रीडबर्ग कांस्टेंट। नोट कीजिए इनको फटाक से आप। रीडबर्ग कांस्टेंट RY, रीडबर्ग कांस्टेंट। ठीक, छापिए फटाक से। तो चलिए इनको आप नोट कर लिए होंगे, इसको रीडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। आइए जरा इन पर विचार करते हैं 1 बाय लैम्डा। तो 1 बाय लैम्डा को अपन कहा जाता है वेव नंबर। क्या कहते हैं? वेव नंबर। और इस वेव नंबर को दिखाते हैं किस चीज से? वेव नंबर को न्यू बार से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? न्यू बार। इसको क्या पढ़ेंगे? न्यू बार। रीड एज न्यू बार। क्या पढ़िए इसको? न्यू बार पढ़ेंगे। रीड एज, इनको पढ़ते हैं न्यू बार। अब ये वेव नंबर हुआ कैसे? तो ये लैम्डा क्या होता है? वेव की लंबाई। लैम्डा क्या होता है? वेव की लंबाई। मान लेते हैं लैम्डा बराबर 5 मीटर है। कितना मीटर है? तो एक वेव की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। तो अपने पास होता है कि 5 मीटर में एक वेव, 5 मीटर में एक वेव, तो 1 मीटर में कितना? तो 1/5 कितना वेव हो जाना? एक एक नियम से। तो यहां पर जरा देखिए कि ये वेव की लंबाई है। किसकी लंबाई है? वेव की लंबाई। तो पर मीटर में इसके मीटर, तो हम जब क्या करेंगे इसको मीटर कहते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू मान लीजिए मीटर, तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 1 बाय मीटर पर मीटर। क्या हो गया ये? पर मीटर। तो इसको 1 बाय लैम्डा को हम क्या कहते हैं? 1 बाय लैम्डा को वेव की संख्या। 1 मीटर में या 1 मीटर में मान लेते हैं, 1 मीटर में 5 वेव आ रहा है। 1 मीटर में कितना? 5 लैम्डा। कितने लैम्डा? 5 लैम्डा। तो 1 लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 1/5। 1/5। 1 लैम्डा बराबर 1/5। तो 1 लैम्डा की संख्या कितनी? 1/5। तो इसलिए 1/5 हो गया। 1 मीटर में 5 लैम्डा, तो 1 लैम्डा बराबर 1/5 मीटर। तो 1 लैम्डा की लंबाई कितनी हो गई? 1/5। इसलिए 5 लैम्डा की क्या हो जाएगी? 5 लैम्डा की 1 मीटर। इसलिए इसको कहा जाता है तरंग की संख्या। इतना 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 करते 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 बढ़ता तरंग, और उसको तरंग की संख्या गिनेंगे। जैसे देख लीजिए,
तो यहां से लेकर के यहां से यहां तक एक तरंग, यहां से यहां तक एक तरंग, और यहां से यहां तक एक तरंग। दो सिरिंज के बीच की दूरी को एक तरंग कहते हैं। यहां से चला यहां पर आया, एक साइकिल पूरा किया, यहां से चला यहां पर आया, एक साइकिल पूरा किया। तो यहां से यहां तक इसकी लंबाई मान लेते हैं हम x मीटर। कितना मीटर है? x मीटर। तो x मीटर में कितना तरंग? x मीटर में कितना तरंग? तो x मीटर बराबर 1 2 3, तो 3 लैम्डा। तो लैम्डा बराबर कितना हो गया? x बटा 3। तो 3 बराबर क्या हो गया? x बटा लैम्डा। ये तरंग की संख्या, समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं? इतने x मीटर में कितनी तरंग है? 1 2 3। तो यहां पर क्या देखें, x बराबर 3 लैम्डा। तो लैम्डा बराबर x बटा 3। तो 3 को जब इधर किया था x बटा लैम्डा, x बटा लैम्डा। ये 3 है क्या? तरंग की संख्या। यदि x बराबर अपन हो जाए यहां पर 1 मीटर, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा लैम्डा। 1 बटा लैम्डा माने 1 मीटर में कितना तरंग? 3 तरंग। आई बात समझ में? तो इसको कहते हैं हम लोग तरंग की संख्या। क्लियर? ये छोटी छोटी बातें हो जाती है और समझना पड़ जाता है। तो इसको लैम्डा को वेवलेंथ कहते हैं, और वेवलेंथ माने इसको क्या कहते हैं? 1 बाय लैम्डा को वेव नंबर, जिसको हम न्यू बार से दिखाते हैं। ठीक, तो यहां पर न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा? रीडवर्क कांस्टेंट है RH Z स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। और जब रीडवर्क कांस्टेंट आ गया है तो देखिए, यह भी एक संख्या है, कोई यूनिट नहीं। यह भी एक संख्या है जिसका कोई यूनिट नहीं। यह भी एक संख्या है जिसका कोई यूनिट नहीं, पर रीडवर्क का कोई यूनिट है मीटर। तो क्या हो जाएगा? ये पर मीटर, माने कितना वेव पर मीटर। 1 मीटर में ये वेव की संख्या, 1 मीटर में वेव की संख्या। शायद आपको ये समझ में आ जाए। इसी को यदि हम अप्लाई करें हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए? ये याद रखना, RH का वैल्यू क्या है? 4 हाइड्रोजन एटम, 4 H एटम। यदि H एटम की बात किया है भैया, तो Z बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर Z इक्वल टू 1। तो न्यू बार बराबर RH इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर पर मीटर। ये किसके लिए आएगा? हाइड्रोजन एटम के लिए। n1 n2 अलग अलग है। और इन्हीं को समझाने के लिए हम किधर जाएंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। इसका बार बार उपयोग होगा अलग अलग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो इनको आप फटाक से पहले क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। फिर इसको एक बार आवृत्ति से जोड़ करके देखते हैं। नोट करें फटाक से। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं तो समझ गए होंगे। ये जो फार्मूला लगेगा ये केवल H एटम के लिए। ये फार्मूला जनरल फार्मूला है, मतलब जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उस पर ही लगेगा। आइए देखते हैं जरा 9 क्या करते हैं हम लोग। E बराबर लिए थे hc बाय लैम्डा, अभी लिए थे, और E बराबर जानते हैं हम लोग h न्यू। जानते हैं कि जानते हैं? तो अब आ जाइए, दोनों को मिलाते हैं तो hc बाय लैम्डा बराबर h न्यू। h से h मर गया, c बाय लैम्डा बराबर न्यू। अब यहां पर देखिए न्यू बराबर क्या हो गया? न्यू और न्यू बार में अंतर है। न्यू बार नंबर ऑफ वेव और न्यू फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो यहां पर देखिए, तो न्यू बराबर क्या हो गया? 1 बाय लैम्डा इंटू सी। 1 बाय लैम्डा इंटू सी। तो न्यू बराबर क्या लिखें? 1 बाय लैम्डा का वैल्यू कितना है भैया? 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा, ये है 1 बाय लैम्डा। तो 1 बाय लैम्डा का वैल्यू RH Z स्क्वायर। अब बगल में कौन है? C ना, तो इसको C को बाद में लिख लेंगे। 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर इंटू C। क्लियर? तो न्यू बराबर क्या हो जाना है? RH C Z स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। अब मात्रक क्या लग जाना है यहाँ पर? नहीं, C से ऐड हो गया ना, तो इसका भी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड C लग गया है ना, तो मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर मीटर है, तो मीटर पर मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, क्या बचेगा? पर सेकेंड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। मात्रक निकाल लेना, हम नहीं निकालेंगे, इसी में वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। फटाक से नोट कर लें। 2 चीज को पकड़ेंगे, किनको किनको? एक इनको और एक इनको। इन्हीं 2 पर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को खींचन करेंगे। ये जब निकल गया तो एनर्जी भी तो निकलेगा, h न्यू। ये निकल गया तो एनर्जी भी निकल गया। फटाक से नोट कर लेंगे, इरेज कर देंगे और चलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। आइए एक स्टेप इनको और बढ़ा लेते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि RH कांस्टेंट और C कांस्टेंट, Z न केवल वेरिएबल है,
तो इन दोनों को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो आर एच का वैल्यू देखे थे 097 इंटू सी का वैल्यू 3 गुना 10 के पावर 8 जेड स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर गुना गुना नहीं माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। यूनिट क्या आया था पर सेकेंड। तो यहां जब हम इनको गुना करते हैं तो 3 इंटू 2 9 1 इसको इससे यहाँ पर एक चीज छूट गई 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ये आता है गुना जेड स्क्वायर। जब इसको गुना करेंगे तो 8 7 15 10 के पावर 15 जेड स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर पर सेकेंड। ये वैल्यू यदि आप याद रख लेते हैं तो अति उत्तम होने वाला में से है। तो इनको याद रखें, तभी चिन्ह लगाए थे वो न्यू बार वाला, इनको याद रखें। अब हम सीधा आ जाते हैं किस पर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। इनको नोट कर लीजिए फटाक से, इरेज करके छाप लिए होंगे और कहीं कक्षा में लिख लेते हैं, ये बड़ी काम की चीज है। तो दो चीज को कक्षा में लिखेंगे, किसको फटाफट वैल्यू बोलते चलिए। एक न्यू बार का तो क्या आया था आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद न्यू बराबर आया था आर एच सी जेड स्क्वायर। आप वैल्यू वाला याद रखें, बेटर रहेगा। आर एच सी जेड स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू को आप क्या रखें, सदा याद रखें। 45 को लिख करके रख लिया है, आगे इनका उपयोग करेंगे। और यदि अपन यूनिट की बात कर लें यहीं पर इसकी, तो इसका यूनिट पर सेकेंड और इसका यूनिट पर मीटर, ये वेव नंबर और ये फ्रीक्वेंसी। आइए देखते हैं अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। किसकी बात कर लें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आपने देखा होगा कि बोर्स मॉडल में कहा था कि हाइड्रोजन एटम के पास जो होते हैं वो कई कक्षाएं होती हैं, कई कक्षाएं होती हैं, कई कक्षाएं होती हैं। ठीक, इसको हम E1 कहे थे, इसको E2 कहे थे, इसको E3 कहे थे, इसको E4 कहे थे, डॉट 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 आगे बढ़ते हैं। कोई जरूरी नहीं कि E4 तक ही जाएंगे। जरा इनको देखिए एनर्जी लेवल पर, यदि हम देखें तो एनर्जी E4 फाइनल एनर्जी जो आपको आया था, फाइनल एनर्जी E इक्वल टू जो आना था आपको फाइनल एनर्जी वो -13.6 इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए जेड स्क्वायर बटा n स्क्वायर ये आया था। यदि यहां पर अपन बात कर लें किसकी, और H एटम की बात करें तो Z इक्वल टू हो जाना है 1, तो E इक्वल टू हो जाता है -13.6 बटा n स्क्वायर। ये आप जरा इसी को एनर्जी लेवल में हम डायग्राम में ले लेते हैं। पहली कक्षा E1, दूसरी कक्षा E2, तीसरी कक्षा E3। इसको कह देते हैं E1, क्या कह देते हैं E1। इसको कह देते हैं अपन E2, E3, डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे E4। इसी तरह से बढ़ते जाइए, आगे चल जाएंगे तो E इंफिनिटी पर जब जाएंगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, एनर्जी इसकी 0 हो जाती है इनफिनिटी। E1 में देखिए क्या है, E1 में देखिए H एटम -13.6 N1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन। जब इसमें E2 का वैल्यू हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा -13.6 बटा 2 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर बराबर -13.6 बटा 4। आइए यहां पर देखते हैं E3 के लिए तो -13.6 बटा 3 का स्क्वायर बराबर -13.6 बटा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर आइए 4 में देखें हम लोग तो क्या हो जाता है -13.6 बटा इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 13.6 बटा 4 चौका 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कहेंगे आप कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षा की चार्ज या एनर्जी लेवल, चार्ज नहीं एनर्जी लेवल घटती जा रही है। 13.6 उसमें 4 से भाग के घट गया,
9 से भाग के और घटा, 16 से भाग के और घटा, पर आपको ये भी देखना होगा कि ये माइनस में है, तो E2 E1 से बड़ा है E2, E2 से बड़ा E3, E3 से बड़ा E4। जैसे जैसे हम कक्षा की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे एनर्जी का मान बढ़ते जाता है। तो यहां पर देखिए E1 E2 E3 ले लेते हैं, यहीं तक ले लेते हैं, क्या जाना E1 E2 E3, सबसे ज्यादा E3 के पास, उससे कम, तो कक्षा की संख्या बढ़ने से एनर्जी क्या होता है, बढ़, एनर्जी बढ़। अब हम क्या चाहते हैं कि हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में है ये उछल करके या तो इसमें आ जाए, या तो इसमें आ जाए, या तो इसमें आ जाए, या फिर इन्फिनाइट पर चल जाए। कहां चल जाए, इन्फिनाइट पर। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम पहला ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में ले जाना चाहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को पहला ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में ले जाना चाहते हैं, एनर्जी देना पड़ेगा कि एनर्जी निकालना पड़ेगा, सोचने वाली बात है। तो देखिए यहां पर E2 अधिक एनर्जी है और E1 कम एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में ले जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें एनर्जी देना पड़ेगा। जब हम E1 से इलेक्ट्रॉन को E3 में ले जाएंगे तो E3 में ज्यादा एनर्जी है, E1 में कम, E3 में ज्यादा एनर्जी है, E1 में कम। ये कम है कि ज्यादा, तो ये तो वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू कम है इनसे, पर नेगेटिव साइन की वजह से ये ज्यादा है और ये कम है। क्लियर? तो जब E1 से इलेक्ट्रॉन E2 में जाएगा तो एनर्जी देंगे, 3 में जाएगा फिर भी एनर्जी देंगे, अब 4 में जाएगा फिर भी एनर्जी देंगे। 1 मिनट के लिए सोचिए, जब इलेक्ट्रॉन वापस आए, जब इलेक्ट्रॉन वापस आए E4 से किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो यहां ऊर्जा लगेगा नहीं, E क्या होगा, देना होगा। जब E1 से E2 में, E3 में, E4 में, E5 में जाएगा तो एनर्जी देना होगा, और जब इलेक्ट्रॉन E4 से E1 में आएगा तब क्या करना पड़ेगा, तो तब तो स्वतः एनर्जी निकल जाएगा। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब आएगा तो ये ऊर्जा निकालेगा, तो यहां क्या होगा, E निकलेगा। कौन निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ गया है, एनर्जी लेवल डायग्राम समझ में आ रहे हैं। एनर्जी लेवल जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो कक्षा बढ़ने से ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। जब हम 1 से 4 की ओर जाते हैं तो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर जाते हैं जिसमें एनर्जी देना होता है, और जब 4 से हम 1 की ओर आते हैं तो इससे एनर्जी निकलता है, माने उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर हम आते हैं। ये सब प्रक्रिया हो कैसे जाता है, नहीं इसी को हम जानेंगे इसके अंदर। अभी तक तो इसका भूमिका ही है, बैकग्राउंड है, तो फटाक से इनको नोट कर लीजिए एक बार और आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा नहीं, इसको मिटा रहे, डायग्राम को देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जी। ऐसा कंसेप्ट है, याद आएंगे, याद आती है वो बस जाने वालों की कहानियां, नहीं दरिया में बोला हाँ माहिया, ये मौसम क्यों नहीं आनिया। ये देखेंगे कि इसको हाइड्रोजन एटम को थोड़ी सी कहानी होगी, हो सकता है जी, नहीं इसके लिए तो हम क्या करते हैं, आई एम वेरी सॉरी टू द आउटस्टैंड ऑफ वीडियो, नहीं थोड़ी सी इसकी लंबाई बढ़ सकती है, जैसे पिछले लेक्चर की लंबाई थोड़ी ज्यादा हुई। क्या करें, एक ही टॉपिक है ना, टॉपिक चेंज होता तो लेंथ उसकी कम कर लेते हैं, पर टॉपिक क्या है, सेम। तो आइए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखते हैं। नहीं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हुआ क्या, पहले सबसे पहले हुआ क्या, नहीं एक क्या किए कि एक बंद कमरा लिया, नहीं क्या लिया, बंद कमरा लिया, और उसमें हम तुम चले गए और चाबी को क्या कर दिए, खो दिया। नहीं हाइड्रोजन कहता हम तुम इस कमरे में बंद हो और क्या खो जाए, चाबी खो जाए, खो गया। तो चलिए इसको क्या करते हैं अपन, एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, हीट देते हैं, हीट देते हैं, हीट दिया, हाइड्रोजन एटम को हीट दिया, हीट दिया, हीट दिया। इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इस भाई साहब का इलेक्ट्रॉन देख रहा है, पहले इसमें था बैठा, जैसे ही ये ऊर्जा ग्रहण किया ये उछल करके किसमें चल गया, दूसरा ऑर्बिट में। जैसे ही और ऊर्जा ग्रहण किया ये तीसरा ऑर्बिट में चल गया। नहीं इधर से जैसे ही ऊर्जा ग्रहण किया यहां से उछल करके कहा हम इन्फिनिटी पर चल जाएंगे। हाँ ज्यादा एनर्जी दीजिएगा तो ज्यादा एनर्जी देना है। जब इसको हम गर्म कर रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, तब क्या हुआ, पते नहीं चला कि कितना एनर्जी ले चुका है। नहीं
यहां से यहां जाने में कितना एनर्जी लिया, यहां से यहां जाने में कितना एनर्जी लिया, और यहां से यहां जाने में कितना एनर्जी लिया। दूसरी बात, पहला से सीधा यहां आने में कितना एनर्जी लिया, पहला से सीधे यहां जाने में कितना एनर्जी लिया, इसका कोई अता पता नहीं चला। तब ने क्या किया, सोचा कैसा करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। नहीं, अब इससे एनर्जी निकालना शुरू कर दिया, मैंने इसको ठंडा किया, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन। जैसे ही ठंडा करते गए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घटता गया, फड़फड़ा करके निम्न ऊर्जा स्तर में आने लगा। जैसे ही ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर वापस आने लगा, इन्होंने अभी तुरंत बताए थे एनर्जी छोड़ा। क्या क्या जी, एनर्जी छोड़ा। और जब एनर्जी छोड़ा तो इसी एनर्जी कैसे छूटता है जानते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इसके रूप में, विकिरण के रूप में। इस एनर्जी के विकिरण को हमने क्या किया कि स्पेक्ट्रोग्राफ में ढुका दिया। जैसे ही स्पेक्ट्रोग्राफ में ढुका है, अलग अलग कलर का वर्णपट आने लगा। वाह क्या कमाल की चीज है, अलग अलग रंग का वर्णपट आने लगा, जिसका नाम पड़ गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन क्या हो सकता है? नहीं, अभी क्या बताएं, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो एनर्जी छोड़ता है। नहीं, और जब एनर्जी छोड़ा तो एनर्जी कैसे छूटता है, विकिरण के रूप में। विकिरण के रूप में एनर्जी छूटा। जब एनर्जी छूटा, उस विकिरण को क्या किया, स्पेक्ट्रोग्राफ में उसको घुसा दिया। स्पेक्ट्रोग्राफ में घुसाया, देखता है अलग अलग कलर का वर्णपट आ गया जी, अलग अलग कंडीशन में। उसी कंडीशन का क्या नाम रख दिया, वर्णपट का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर? आगे बढ़ते परिभाषा, इसको छापना नहीं, ये समझाने के लिए है। किसके लिए? समझाने के लिए। नहीं समझाना मुझे बेगाना, बस इतनी सी शिकायत है। जब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, फटाफट लिखे, निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो निश्चित आवृत्ति वाले विकिरण उत्सर्जित करता है, जो विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रल लाइन का निर्माण करता है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहां इस स्पेक्ट्रल लाइन को, माने रेखाएं, वर्णपट की रेखाएं, नहीं, स्पेक्ट्रल लाइन को स्पेक्ट्रल सीरीज भी कहते हैं। परिभाषा में एक बार फिर देखिए, जब H एटम का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, जब H एटम का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, देखिएगा, जब H एटम का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, 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 माना अप टू डाउन, माना अप टू डाउन आता है, ऊर्जा स्तर में आता है, तो निश्चित आवृत्ति वाले विकिरण, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वाले विकिरण उत्सर्जित करता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रल लाइन का निर्माण करता है, जो लाइन का निर्माण, जो विभिन्न प्रकार, ठीक, विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रल लाइन माने वर्णपट का निर्माण करता है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रल लाइन को स्पेक्ट्रल सीरीज भी कहा जाता है। कब हुआ? जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आया, ऊपर से नीचे आ रहा था, तो ऊर्जा छोड़ा, ऊर्जा किसके रूप में? विकिरण के रूप में। विकिरण को किसमें घुसेड़ा? स्पेक्ट्रोग्राफ में घुसाया, देखा अलग अलग प्रकार का वर्णक्रम आ रहा है, इसी का नाम रख दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नहीं क्लियर? तो फटाक से नोट करें ना, फटाक से।
देखिए थोड़ी सी हिंदी की स्पेलिंग मिस्टेक उत्सर्जित करता है, बाकी स्पेलिंग सुन अपने से सही कर लीजिए, क्या रखा हुआ है लिखे फटाक से मत करें। चलिए इनको छाप लिए होंगे, अब इनको इरेज करते हैं, समझने में कोई तकलीफ नहीं, थोड़ी स्पेलिंग लिख लीजिए फटाक से, तो मिटा रहे हैं। चलिए नीचे एक आध लाइन लिख लेते हैं, एक ही लाइन लिखेंगे नहीं, हाइड्रोजन फटाफट लिखिए, स्पेक्ट्रम का खोज सर्वप्रथम बामर ने किया था जी, किया, किसने किया था? बामर ने किया था सर्वप्रथम, फटाक से लिखिए, बामर ने किया, लिख लिया होंगे। आइए जरा देखते हैं, नोट कर लीजिए, आइए जरा देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होता क्या है और ये कौन कौन सी सीरीज होते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं एक लाइन और, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कुल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के 5 का अर्धचांद 5 सीरीज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। हो गया, बेटा देना लिखेगा नहीं। पहला नंबर लाइमन सीरीज, अब सीरीज नहीं लिखेंगे, मार्कर ज्यादा खत्म होता है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, परफेंट सीरीज, फटाक से नोट करें, 5 सीरीज होते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कितने सीरीज होते हैं कि 5 सीरीज होते हैं। कौन कौन? लाइमन, बामर पढ़ते हैं इसको, पासन EN, ब्रैकेट DT, परफेंट। ये 5 सीरीज होते कैसे कैसे हैं जरा इनको देख लेते हैं, छाप लिए हैं, इनको फटाक से मिटा लेते हैं और देखते हैं होता क्या क्या है। याद रखना है कौन कौन सी सीरीज है, इसको कब कौन सी सीरीज हम कहेंगे, ठीक। इसमें थोड़ी डायग्राम बनाएंगे, एनर्जी लेवल का, इलेक्ट्रॉन कब से कहां आता है, डिफिनेशन लिखाएंगे। डिफिनेशन आपको खुद से लिखना, क्या करना है, खुद से लिखना। जरा देखिए यहां मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम का केंद्र है, क्या है, हाइड्रोजन एटम का केंद्र। ये मान लिया कि हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है, पहला। ये मान लिया दूसरा ऑर्बिट है, ये मान लिया भैया कि ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट गया, 5वां गया, 8 तक कम से कम बनाएंगे, 6वां, 7वां, 8 नहीं। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हमारा डिजाइन में सजाने का प्रयास करते हैं। ओ हाँ, चलो हाँ, आप लोग भी बना करके ऐसे मिटा लीजिएगा, नहीं बढ़िया लगे थोड़ा देखने में। एक तरफ हम जानकारी एनर्जी लेवल की देते हैं, एक तरफ कक्षा की। इसका एनर्जी लेवल मान लेते हैं E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है, E6 है, E7 है और E8। ठीक, देखिए कक्षा की संख्या N1, N2, N1, इधर कक्षा की संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या क्या पहले एनर्जी दिया था, तुमको जहां भागना था भागो 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 भागो, भागते गया, बहुत दूर भाग गया। नहीं, अब इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं, नहीं पतंग को खींच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उसका एनर्जी, इसको ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा जैसे किए तो क्या हो रहा है, वो नीचे आ रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या किया कि सीधा इन्फिनाइट से पहला ऑर्बिट पर आ गया, यूं देखिए, यहां से चल गया सीधा आ गया, भैया यहां पर आ जाओ, कहां दिक्कत है, पहले ये पर आ गया शुरू से, डड़ेमा उड़ाना नहीं किया, एकदम सीधा। कौन सी मां, डड़ेमा, ये आ गया 8वां से पहला पर, 7वां से पहला पर, जो जहां था वहीं से पहला पर आ गया, 5वां से पहला पर, यहां से पहला पर, यहां से पहला पर, वहां से पहला पर, कहां से आया हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन था, कुछ डड़ेमा उड़ामा करना शुरू कर दिया। कहा ना हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम
हम दूसर कई पट्टी कर रहे हैं तो कहा टिकल रहो, हमें कहा जाता है ना आ जाइयो, आ जाइयो भैया, आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। ओ आ गया दूसरे। कुछ कहा कि ना हम वहां भी नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर कहो भैया कहा है, यहाँ पर रह जाएगा, कहा है यहाँ पर कैसे रह जाएगा, यहाँ पर कमा कर रख दिया खाने के लिए, यहाँ पर अपने से रह गया, कैसे रह जाएगा। कुछ पहला पर आया तो कुछ दूसरा पर रह गया, कुछ तीसरा पर रह गया। लगता है हमें इधर बढ़ाना होगा, नहीं कुछ आया तो कहा ना 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 जी हम कहाँ रह जाएंगे, हम ना जाएंगे, नहीं कहा कि मायके चले जाएंगे ना, तो मायके चले जाए। ओ क्या हो रहा है, ये पहला पर आ गया, दूसरा पर आ गया, तीसरा पर आ गया, दूसरा कहा ना 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 जी हम यहीं रह जाएंगे मौसी के हाथ का, ठीक है रह लो, क्या दिक्कत बा। ऐसे करके कुछ रह गया। जब इनफिनाइट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पर आ जाए तो इसी सीरीज का नाम होता है लाइमन सीरीज। कौन सा सीरीज? जब इलेक्ट्रॉन इनफिनाइट, इसको इनफिनाइट को ना, इसको इनफिनाइट को इनफिनाइट से दूसरा सीरीज पर आ जाए तो इसी का नाम होता है बामर सीरीज। जब इनफिनाइट से तीसरा पर आ जाए तो इसी का नाम होता है, इसी का नाम होता है पास्सन ब्रैकेट पफन पास्सन सीरीज। कौन सा सीरीज? पास्सन सीरीज। जब इनफिनाइट से कहां आ जाए, चौथा पर आ जाए तो नाम हो जाता है ब्रैकेट ब्रैकेट सीरीज। और जब यहां पर आ जाए तो इसका नाम हो जाता है पफन सीरीज। क्लियर? पहला से दूसरा अनंत से, पहला पर अनंत से, दूसरा पर अनंत से, तीसरा पर अनंत से, चौथा पर अनंत से, पांचवा पर। पहले इस डायग्राम को आप इत्मीनान से बना लीजिए, 1 2 3 बनाइए। चलिए छाप लिए होंगे, देखिए जरा इनको समझते हैं। लाइमन सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर में सीधे आ जाती है तो प्राप्त विकिरण द्वारा स्पेक्ट्रल लाइन को लाइमन सीरीज कहते हैं। तो कहा बार बार करेंगे, एक बार लिखते जाते हैं ना। तो पहला नंबर कौन सा सीरीज है? लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का परिभाषा क्या कहता है? जब इलेक्ट्रॉन उच्च या अंग्रेजी में लिखें HIGH हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आते हैं तो उत्सर्जित विकिरण से प्राप्त स्पेक्ट्रल लाइन को, प्राप्त स्पेक्ट्रम को लिखें, क्या होना पड़ा है, नहीं प्राप्त स्पेक्ट्रम को लाइमन सीरीज करते। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में, फर्स्ट एनर्जी लेवल में आते हैं तो उत्सर्जित विकिरण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को लाइमन सीरीज कहते हैं। देखिए फर्स्ट लेवल से जब सेकंड गया ना, ये इससे ज्यादा हाई एनर्जी लेवल हो गया। तो हाई से लो में, हाई से लो में, हाई से लो में, कहीं भी हाई एनर्जी लेवल से सीधा कहां पर आकर के गिर जाए फर्स्ट एनर्जी लेवल में, तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज। इसमें ये देखिए, ये किस क्षेत्र में आता है? यह स्पेक्ट्रम या यह सीरीज लाइमन सीरीज, याद रखेंगे VVI अल्ट्रा वायोलेट क्षेत्र में आता है। इसमें N1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। कहां पर आता है? पहली पर ना। और N2 बराबर क्या हो जाना है? 2 3 4 डॉट 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 इनफिनिट।
2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। अब इनके लिए ये फॉर्मूला का उपयोग देखिए, तरंग की संख्या लाइमन सीरीज के लिए न्यू बार बराबर लाइमन सीरीज के लिए आर एच जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा पर मीटर। देख रहे हैं न्यू बार के लिए फॉर्मूला n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू 2 3 4 5, तो ये क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम n2। यदि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली में आया है तो यहाँ 2 लिखिए, यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से पहली में आया है तो यहाँ 3 लिखिए, यदि चौथी से आया है तो यहाँ 4 लिखिए, इसलिए लिख दिए यहाँ पर n2 बराबर 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। क्लियर। अब यहाँ पर जरा न्यू बराबर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, जगह कम है तो किसके बराबर न्यू के बराबर, तो क्या हो जाएगा आर एच रिडवर कांस्टेंट सी, ऐसा का वैल्यू भी कैलकुलेट करके रख ले जी, सी इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा पर सेकेंड। ये किस सीरीज की बात हो गई लेमन सीरीज की। इस पर जाते जाते एक क्वेश्चन हम बताए डालेंगे नहीं, तो लेमन सीरीज की जानकारी, लेमन सीरीज कहते किसे हैं, लेमन सीरीज किस क्षेत्र में आता है, तो अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र में आता है। ये क्षेत्र का अंग्रेजी रीजन भी होते हैं, किस रीजन में, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आते हैं। n1 बराबर इसमें क्या होना मांगता है 1, n2 बराबर 2 3 4, मैंने जो लेंगे उसको छोड़ करके, तो RH बराबर 1 का स्क्वायर, ये समझ गए हैं, क्लियर, फटाफट नोट कर लें फटाफट। तो चलिए उम्मीद करते हैं लेमन सीरीज, यहां पर देख लीजिए n1 आया कहां पर, e1 पर ना, मैंने n बराबर 1 पर आया है, तो n1 बराबर 1 कहां से आया है, तो ये दूसरा से भी आया है, तो n2 बराबर 2, तीसरा से भी आया है, चौथा से भी आया है, पांचवा से भी आया है, छठा से भी आया है, सातवां से भी आया है, आठवां से आया है, इंफिनिटी से भी आया है। क्लियर। तो वही वैल्यू यहां पर लिखे हैं, ये सब कैलकुलेट इसलिए पहले कर लिए थे कि यहां पर कोई तकलीफ ना हो। आई बात समझ में। और यहां से यदि एनर्जी पूछ दिया कि कितना एनर्जी निकलेगा, जब छठा से या आठवां कक्षा से जब पहली कक्षा में आता है तो कितना एनर्जी निकलेगा, तो पहले भैया तुम ये निकाल लो, नहीं पहला पढ़िए n2 बराबर क्या रखिए 8वां रखिए और ये निकाल लो। इसका वैल्यू तो जानते हैं, हाइड्रोजन एटम है तो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू तुरंत लिखे थे, कितना लिखे थे 3.29, 1 गुना 10 के पावर 15। और जब न्यू आ गया है मुन्ना तो E बराबर h न्यू होता है ना, तो निकालना एनर्जी क्या तकलीफ है, इतना एनर्जी छोड़ेगा। अब पहला से जब 8वां कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे तो इतना एनर्जी इसमें क्या करना पड़ेगा, ठूंसना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आई बात समझ में आ रही है ना। हाँ तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर दे देते हैं, हेडिंग नंबर 2, और कौन सा सीरीज होने वाला है, मार्कर कुछ बचत कर लेते हैं, बाल्मर सीरीज। बाल्मर ये पॉइंट जो लेमन वाली थी ना, ये VVI थी, वैसे तो पूरे के पूरे VVI है, लेकिन ये पॉइंट जो है इनके VVI। तो क्या कहता है बाल्मर सीरीज में, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से यहीं पर बदल देंगे, सेकेंड एनर्जी लेवल में आते हैं तो उत्सर्जित विकिरण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को कौन सी सीरीज, बाल्मर सीरीज कहते हैं। नहीं लेमन सीरीज नहीं, यहां पर कौन सी सीरीज होगी, बाल्मर सीरीज। यहां अल्ट्रा वायलेट नहीं, यहां विजिबल, ये दृष्टि क्षेत्र में आते हैं, दृष्टि क्षेत्र में, माने ये स्पेक्ट्रम हमें दिखाई पड़ता है, माने कौन सा सीरीज, केवल बाल्मर सीरीज हमें दिखाई पड़ता है। ये किस में आते हैं, ये विजिबल क्षेत्र में आते हैं, माने दृष्टि क्षेत्र में आते हैं। माने ये कितने रंग के हो सकते हैं, बेनी आह पीनाला कलर के ये हो सकते हैं। कौन सा सीरीज, बाल्मर सीरीज। इसमें n1 बराबर क्या हो जाएगा 2, n2 बराबर 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर n2, यहां पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर n2 का वैल्यू हम लिख ले हैं, तो फटाक से इनको कर लीजिए नोट। देखिए यहां पर तीसरा से दूसरा पर, चौथा से दूसरा पर, पांचवा से दूसरा पर, तीसरा से दूसरा पर, चौथा से दूसरा पर, पांचवा से दूसरा पर, छठा से दूसरा पर, इंफिनिटी से दूसरा पर। नहीं तो एनर्जी छोड़ रहा है, एनर्जी छोड़ रहा है, और जब एनर्जी छोड़ रहा है तो न्यू निकाल लीजिए, और न्यू निकाल करके फिर ई बराबर लगा दीजिए, एच न्यू, पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी ये छोड़ रहा है। और जब यहां से भेजना है इसको कहां से दूसरा से हमें भेजना है छठा पर, दूसरा से भेजना है छठा पर, तो जितना एनर्जी छठा से दूसरा पर आने में निकला है, यदि उतनी एनर्जी उसको दे दें तो वो फिर वहां से चल नहीं जाएगा, तो चले जाएगा वहां से, फटाक से नोट करो, क्या दिक्कत है। तो चलिए लेमन देख लिए और बाल्मर देख लिया ना। हाँ आता है क्वेश्चन पर, इतना देर तो आप लिख लिए होते नहीं,
पासन है, जाड़े का सीजन है जी, अलाव लोग सेकते हैं कि नहीं, सेकना चाहिए। पासन सीरीज जब इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में आते हो तो स्पेक्ट्रम को बाल्मर सीरीज नहीं पासन सीरीज, पासन सीरीज कहते हैं, बाल्मर सीरीज नहीं पासन सीरीज, पासन सीरीज विजिबल नहीं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड क्षेत्र में आते हैं। N1 बराबर 2 नहीं 3, N3 बराबर N2 बराबर 3 नहीं 4 5 6 7 डॉट 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 इनफिनाइट। यहाँ पर 2 का स्क्वायर नहीं, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर नहीं, यहाँ पर 3 का स्क्वायर। आप लोग भी मिटा मिटा करके लिख लेना, बड़ा आसान लगेगा ना। आप तापिए, फटाक से इनको छापिए, देखिए कहीं तो छूटा नहीं ना। दे दिया है पासन सीरीज किस क्षेत्र में आते हैं, इंफ्रारेड क्षेत्र में। N1 बराबर 3, जब पांचवा से तीसरा कक्षा पर इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो कौन सा सीरीज, पासन सीरीज। जब चौथा से तीसरा पर आए तो कौन सा सीरीज, पासन सीरीज। जब इनफिनाइट से तीसरा पर आए तो कौन सा सीरीज, पासन सीरीज। नहीं आग उठ जलाइए, सीखिए बढ़िया से। ऐसे हुआ था मेरे गली में था एक लकड़ी, ओ सॉरी लड़की नहीं लकड़ी, नहीं क्या था, एक मेरे गली के लकड़ी धो धो करके जल गई। करना नंबर होगा जी, वो छापे नहीं होंगे, वो पासन पहले मिटा दिया जी। पासन फटाक से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। 1 2 3 4 5 आगे बढ़ते हैं। पासन के बाद ब्रैकेट, ओहो यहाँ पर तीसरा नंबर भी बदल लेना जी। अब होगा ये चौथा नंबर, क्रम नंबर चौथा, कौन सा सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। कितना पर, फोर्थ एनर्जी लेवल में। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम को कौन सा सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज किस क्षेत्र में, ब्रैकेट सीरीज किस क्षेत्र में, इंफ्रारेड में। N1 बराबर 4, N2 बराबर 5 6 7 8 9 10 11 इंफिनाइट। यहां पर किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहां पर किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये कौन सी सीरीज हो गया, ब्रैकेट सीरीज। फटाक से नोट करें। तो ब्रैकेट छाप लिए, अब पी खंड देखिए क्या करता है। नहीं कमा नंबर 5 नंबर, पी खंड सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से कहां पर, फिफ्थ एनर्जी लेवल में आते हैं तो उत्सर्जित विकिरण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को विखंड सीरीज कहते हैं। विखंड सीरीज इंफ्रारेड क्षेत्र में आते हैं। N1 बराबर 5, N2 बराबर 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट। यहां पर स्क्वायर किसका, 5 का स्क्वायर, यहां पर किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। क्लियर, ये पांचों सीरीज जानकारी के लिए बता दें कि आप इनको छाप लीजिए। 2 परिभाषा बताएंगे, एक उत्सर्जी स्पेक्ट्रम और एक अवशोषी स्पेक्ट्रम, उनके उदाहरण भी बता देंगे। फिर ये कहानी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो फटाक से नोट कर रहे हैं, इनको रिलीज करते हैं। चलिए यहां से एक कहानी, हम छोटी सी कहानी बता दें। याद कीजिए पिछले क्लास 11th को याद करना है। किसको, क्लास आप 11th को याद कीजिए। चैप्टर जो था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ करते थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सरसाइज क्वेश्चन हुआ करता था। और क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 को याद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। और यहाँ से आपको हम बताना चाहते हैं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए। यहीं से जब क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में, बोर्ड में, तो बच्चे कहते हैं कि 11th से भी क्वेश्चन दे दिया था। नहीं जी, ये आपके 12th के फिजिक्स में है पढ़ने के लिए। ठीक, तो यहां से देखिए क्लास 11th चैप्टर की केमिस्ट्री सब्जेक्ट, केमिस्ट्री पार्ट 1, चैप्टर का क्या नाम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे क्वेश्चन था कि कोई इलेक्ट्रॉन छठे ऑर्बिट से प्रथम ऑर्बिट में आता है, माने E6 से E1 में आता है, तो उसके द्वारा कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनाए जाएंगे, कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनाए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो आंसर भी क्या होनी चाहिए इसकी, 15। यदि यही क्वेश्चन नंबर 14 होता तो आंसर कितना होता,
14। यही क्वेश्चन नंबर 20 होता तो आंसर कितना होता? 20। गुड, वेरी गुड, वाह, बड़े होशियार है। अब बेटे हो है नहीं, होशियार बेटे हो बराबर क्या है तो समझ लीजिए। नहीं, संयोग से 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 15 हो गया। क्या कहा कि n बराबर 6 n1 बराबर 1 तक पहुंचता है। कोई जरूरी है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही बार में यहां पर पहुंच जाता होगा? नहीं, जरा देखते हैं, गिनते हैं। देखिए कहां से, छठा से ना, ये लाइन को घेरते हैं, यही बताना था। एक छठा से देखते हैं नीचे का कौन आता है। नहीं, उच्च माने छठे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। पहला माने निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा में आता है, छठा से निम्न ऊर्जा स्तर में। तो छठा से पांचवा में भी आ सकता है, छठा से चौथा में भी, छठा से तीसरा में भी, छठा से दूसरा में भी, छठा से पहला में भी। तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन बना सकता है ये? देखिए, एक छठा से पहला पर 1 2 3 4 5, आइए 6 7 8 9, आ जाओ 10 11 12, आ जाओ 13 14 और यहां हो गया 15। तो जहां से कह दे नीचे की ओर आ रहा है वहां से सभी लाइन को क्या करना है? गिन देना है। यही स्पेक्ट्रल लाइन होना है, इसका आंसर होना है, यही बताना था। तो इनको हम इरेज कर देंगे, इसलिए ये याद दिला। तो यहां से जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि लेवल से पूछ दिया। नहीं भैया, ये आपके 12th में है, हो मत करो, समझ गया ना? इनको हम इरेज करते हैं और हेडिंग डाल दीजिए अवशोषी और उत्सर्जी स्पेक्ट्रा, फटाक से नोट कर लें, या नहीं तो छोड़ दीजिए। तो चलिए आइए लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, उत्सर्जन वर्गक्रम और अवशोषण वर्गक्रम। नहीं, इसको क्या कहते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कहता है जब कोई पिंड प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उस प्रकाश विकिरण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर? कोई पिंड है और प्रकाश को क्या कर रहा है? वो छोड़ रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, ठीक? तो उसके स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहां पर आइए, जब कोई पिंड प्रकाश अवशोषित कर लेता है, पहले पिंड प्रकाश को क्या कर लिया? अपने आप में खींच लिया, अब पुनः उत्सर्जित करता है, माने खींचने के बाद वो क्या करता है? उत्सर्जित करता है। यूं कहिए कि यह एक पदार्थ है, इधर से प्रकाश आया और इधर से निकल गया, तो वो निकला हुआ प्रकाश, वो निकला हुआ प्रकाश पहले लिया, अपने आप में क्षमता नहीं है, इधर के प्रकाश को बंद कर दो तो ये उत्सर्जित नहीं करेगा। नहीं, जैसे यहां पर कहें कि तेल लगा हुआ कागज है, इस पर प्रकाश नहीं डालें तो ये तेल लगे हुए कागज से प्रकाश इधर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इधर से प्रकाश डालें, वो अवशोषित किया और पुनः उसे क्या किया? उत्सर्जित किया। तो उस उत्सर्जी विकिरण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहां आइए दूसरा लाइन देखते हैं। इस स्पेक्ट्रम का ब्राइटनेस माने चमक अधिक होता है और इस स्पेक्ट्रम का ब्राइटनेस माने चमक कम होता है। अब सोचने वाली बात है कि उदाहरण इनका क्या होगा? उदाहरण क्या होगा? इनका उदाहरण हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल, जैसे सूर्य, नहीं, सोडियम लैंप, बल्ब, ये सब खुद से क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नहीं, इसमें क्या लिखेंगे? जैसे मान लेते हैं कि पारदर्शी पदार्थ, नहीं, पारभासी पदार्थ। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ के बाद आ जाता है ब्लैक बॉडी। कौन सी बॉडी? ब्लैक बॉडी। उसके बाद चंद्रमा। ये सब इनके उदाहरण हैं, लेकिन यहां पर आप फंस रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसका उदाहरण हो सकता है? उत्सर्जन इमिशन का या एब्जॉर्प्शन का? जरा सोचिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या इस पदार्थ का पालन करता है जब कोई पिंड प्रकाश उत्सर्जित करता है, या फिर इसका पालन करता है कि जब कोई पिंड प्रकाश को अवशोषित किया अब पुनः उत्सर्जित किया? किसको मानता है? तो पहले ही बताए थे डिब्बा बना करके कि जब हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, अब फिर वो नीचे वापस आता है, तब इससे विकिरण उत्सर्जित होता है, तब क्या होगा? अवशोषण वर्णक्रम या इमिशन। तो उदाहरण किसका बनने वाला है? एब्जॉर्प्शन का। याद रखेंगे क्या होगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। थोड़ी सी कहानी जान लीजिए इसकी। सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन होते हैं, नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन पहले से ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कक्षा में होता है। कहिए क्यों? क्योंकि वहां पर ये एनर्जी काफी मिलता है इनको पर्याप्त। ये इलेक्ट्रॉन उछल करके पहले से ही दूसरा, तीसरा में होता है, और जब वहां से ये फिर नीचे आता है तब जाकर के एनर्जी क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, जो एनर्जी वहां से हमें यहां तक पहुंचती है।
तो उनमें से कुछ 6 का विजिबल लाइट है, बाकी सब इंफ्रारेड इधर उधर का आ जाता है। तो आपसे पूछेंगे स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसके उदाहरण हो सकते हैं? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लिया, अब फिर यहां गया, तब यहां आने के क्रम में एनर्जी को छोड़ा। तो एनर्जी अवशोषित किया, अब फिर एनर्जी को छोड़ा। पर सोडियम लैंप या आपके जो बल्ब हैं, देख रहे हैं ये बल्ब है, ये बल्ब है जो देख रहे हैं आप, ये बल्ब क्या करता है? खुद से एनर्जी को उत्सर्जित करता है। क्लियर? तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। 1 2 3 4 5। अब समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, नहीं, और हम लेंगे आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले चैप्टर के साथ, न्यूक्लियर। आज एटम का लास्ट लेक्चर हुआ करते हैं। इस तरह से हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के 2 चैप्टर को समाप्त किए। पहला ड्यूअल नेचर ऑफ मेटल एंड रेडिएशन, और दूसरा एटम्स। एटम्स का आज ये 5वां और अंतिम लेक्चर था, जो थोड़ी इसकी लेंथ बड़ी हो गई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टॉपिक चूंकि प्रत्येक कवर करते गए, तो आप बताएंगे कि आपको ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ में आए, आपको कैलकुलेशन समझ में आए या नहीं आए, ईच एंड एवरी पॉइंट पर आपको कहीं दिक्कत हुई या नहीं हुई, आप निश्चित कमेंट करें। जो भी इस वीडियो को देखें वो कमेंट निश्चित करें। यही आपसे थोड़ी ख्वाहिश रहती है कि आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या इंप्रूव करनी चाहिए, क्या और कहीं और जगह जो आप पढ़ रहे हैं उससे थोड़ी कम पढ़ रही है या उससे थोड़ी ज्यादा पढ़ रही है। ये सारी बातें जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप में इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, सुधार नहीं कर पाएंगे। बात रही वीडियो की क्वालिटी की, लाइटिंग क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, तो ये सब तो अभी प्रॉब्लम चल रही है। पर कंटेंट की यदि बात किया जाए कि मैटर की क्या पढ़ाते हैं, तो इस मैटर में आप हमें जरूर बताएं कि आप कम पढ़ा रहे हैं, ज्यादा पढ़ा रहे हैं, अच्छे समझा रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है। और जाते जाते यदि इतनी बातें हो जाती है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए यदि पसंद आ जाए तो, और मित्रों में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।